आज से ठीक 8 महीने बाद राजस्थान में नई सरकार बनेगी। सरकार कांग्रेस की होगी, बीजेपी की या किसी तीसरी पार्टी की, यह तो जनता तय करेगी। लेकिन सियासी दलों ने सरकार बनाने के लिए अभी से प्लानिंग करना, रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राजस्थान में सियासी सहमत का खेल भी शुरू हो गया है, दोस्ती और दुश्मनी का दौर भी शुरू हो चुका है। आज हम राजस्थान बीजेपी में क्या चल रहा है, बीजेपी की क्या प्लानिंग है, इस पर हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से। नमस्कार सतीश जी। नमस्ते जी। आपका एबीपी लाइव में स्वागत है। और हम सतीश जी से बीजेपी के और गहलोत सरकार पे, यहाँ के नेताओं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो शुरुआत हम बीजेपी से ही करते हैं। और बीजेपी की 2023 की क्या तैयारी है? देखिए, राजस्थान में जो पिछला चुनाव हुआ था वो हम लोगों ने केवल 0.5% के अंतर से खोया था। सीट्स के मुकाबले भी देखें तो एक अच्छी संख्या में हमें अपोजिशन में सीट्स मिली थी। कांग्रेस को पूरा मैंडेट नहीं मिला था और बीजेपी को पूरे तरीके से नकारा नहीं था। अब इस चुनाव में केंद्र भी प्रतिबद्ध है और हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। यहाँ सरकार बदलने के कई कारक हैं। एक तो 90 के बाद में लगभग एक परसेप्शन है जिसमें आमतौर पर जनता तय करती है कि सरकार किसकी होगी। यहाँ की पॉलिटिक्स मोर और लेस बाईपोलर है, दो पार्टियों के बीच में है। तो पहला कारण परसेप्शन का है। दूसरा, मोदी जी की जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस है उसका इम्पैक्ट अब राजस्थान में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। 19 में हुआ तो वो मैंडेट उसी किस्म का था, अब और ज़्यादा आगे हुआ है। तीसरा हमारा जो कारण है उसमें पार्टी की अपनी जो स्ट्रेंथ है। कोई समय था कि जब पार्टी की जो धरातल की इकाई थी वो ग्राम पंचायत या वार्ड होता था। आज हम पोलिंग स्टेशन तक, नीचे तक हम लोग पहुँचे और पार्टी को पूरे तरीके से चुनावी मोड पर लेके आए हैं। और जो आखिरी जो चीज़ है वो जो आमतौर पर कहा जाता है, मैं परसेप्शन आगे जाऊंगा तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस पार्टी की दिखती है वो भी एक बड़ा कारण है। हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो रिजेंटमेंट है अलग अलग मुद्दों को लेके, किसानों का, महिलाओं का, नौजवानों का, तो कुल मिलाकर 5-6 कारक हैं जो सरकार को बदलने के लिए पूरे तरीके से साफ तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन आपने जो पूछा कि हमारी तैयारी क्या है, तो हमने अपने संगठन को, मोर्चों को इतना मुखर किया है कि जो आने वाले समय में और हमारी एक चुनावी ताकत के रूप में सामने नजर आएगी। तो पूरे तरीके से हम लोग तैयार हैं। स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र भी अब पूरे तरीके से संकल्पित है, क्योंकि इतने कम मार्जिन से जब सीट्स हमारी पिछली बार गई हैं तो केंद्र भी खोना नहीं चाहेगा। और हम लोग भी इस बात के लिए पूरे तरीके से समर्पित हैं। पिछले 4.5 साल में इस सरकार के खिलाफ पार्टी ने धरातल पर जो संगठन तैयार किया है उसका प्रतिफल अब देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 2023 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत या अश्विनी वैष्णव या फिर ओम बिरला जी या फिर कोई नया चेहरा होगा? देखिए, इस बात से मुझे एक तो ये भरोसा हुआ कि पार्टी में किसी समय ये एलिगेशन लगता था कि लीडरशिप क्राइसिस है, पर आज आपने इतने नाम गिना, इसका मतलब पार्टी इक्वली कॉम्पिटेंट है। दूसरा, मेरे से पहले भी बहुत सारे नेताओं ने इस सवाल का और बहुत परफेक्ट जवाब दिया है। मोदी जी का नाम और काम ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, एक किस्म का, इलेक्शन में जाने के लिए। अभी तक जितने नेताओं ने जो बयान, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हों, चाहे प्रदेश के प्रभारी हों, सबका जो एक कंक्लूसिव बयान है वो है कि हम लोग सब सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव में जाएंगे। नेता कौन होगा इसका फैसला समय के हिसाब से पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो हमारा काम, सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है कि नेता कौन हो, इस सवाल की बजाय कांग्रेस सत्ता से बाहर और उसके लिए जो सब लोग सामूहिक प्रयत्न करें, वो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी में सबसे ज़्यादा गुटबाजी बताई जा रही है। इससे क्या नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, राजनीतिक तौर पर मैं इस सवाल को राजस्थान के हर हिस्से में और हर समय अलग अलग माध्यमों में सुनता हूँ। मुझे लगता है कि राजस्थान की बीजेपी को कांग्रेस की गुटबाजी से कंपेयर करने की, तुलना करने की कोशिश की जाती है। जो
वाजिब नहीं है और उसका मेरे पास कारण है। 4.5 वर्षों में यही राजभवन था जब राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ हुई अशोक गहलोत की, बावजूद उसके दूसरे मुख्यमंत्री के नारे लगे, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, कमरों पर झगड़ा हुआ, बाड़ाबंदी हुई, उसके बाद राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज हुए, पीसीसी चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा, अंततः परिणति हुई इस्तीफों के तौर पे। यानी 4.5 साल में कांग्रेस का जो विग्रह था वो सड़क पे था, हर जगह दिखाई दिया। हमारे यहाँ कुछ बयानों से या नेताओं की एक्टिविटी से ये कोशिश की जाती है कि बीजेपी में गुटबाजी है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हमारा आलाकमान कांग्रेस की तरह नहीं है, मजबूत है, हमारा संसदीय दल मजबूत है, हमारी लीडरशिप समर्पित है और वक्त के हिसाब से सब लोग पार्टी के अम्ब्रेला के साथ चलने वाले हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पार्टी के संसदीय दल को डिसऑन करेगा। इसलिए मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ जो प्रचारित की जाती है उस तरीके की गुटबाजी है। आप वसुंधरा राजे से टक्कर क्यों ले रहे हैं? देखिए, मेरा उनसे कोई टकराव नहीं है। वो पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित हैं, उनका एक लंबा अनुभव है। जो मैंने कहा कि कई बार एक्शन से या शब्दों से इस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की जाती है। अंततः सब लोग, जैसे मैंने कहा कि हमारा सबका एक ही मिशन है कि 23 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो। उस मिशन से न वसुंधरा जी अलग है, न मैं हूँ, न पार्टी का कोई और नेता। जो गॉसिप होती है उन्होंने इस चर्चा को ज़्यादा दिया, जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं उन्होंने इसको ज़्यादा प्रोपोगेट किया, पर न तो हमारे व्यक्तिगत तौर पर रिश्तों में कहीं दिक्कत है और न कहीं पार्टी के फोरम पे। हम लोग, जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली हम लोग पार्टी के संसदीय दल की मर्यादा से बंधे हुए हैं। आपने कहा कि टक्कर नहीं ले रहे हैं, लेकिन वसुंधरा जी 4 मार्च को अपना जन्मदिन मनाने के लिए चुरू में कार्यक्रम तय किया। उसी दिन आपने 4 मार्च को ही विधानसभा में प्रोग्राम रख दिया पार्टी का। ऐसा क्यों किया? देखिए, मेरे पास इसकी पर्याप्त एविडेंस हैं जो पार्टी के प्रदेश के प्रभारी से मैंने इसको साझा की हैं। ये एक महज से संयोग था, कोइंसिडेंस था, क्योंकि उनका जन्मदिन 8 मार्च को आता है और अभी तक बरसों से लगभग 8 मार्च को मनाया जाता है। एक संयोग हुआ क्योंकि वो कार्यक्रम उनका पहले जारी नहीं हुआ था और ये इम्प्रेशन था कि वो पूजा अर्चना करने जाएंगी। ये जब मीडिया में, सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, उससे पहले युवा मोर्चा का कार्यक्रम लगभग इसी विधानसभा के सत्र के दौरान 4 तारीख को एडजॉर्न होना था और 4 तारीख आखिरी दिन था। आगे का कोई भरोसा नहीं था कितना सत्र चलेगा। पेपर लीक और बेरोजगारी इक्वली इम्पोर्टेंट इशू थे जिस पर युवा मोर्चे को प्रदर्शन करना था। मैंने तो यहाँ तक कहा कि मेरी अनुपस्थिति में भी ये कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन दिनों लगातार दौरे पर था। पर सबका आग्रह था कि क्योंकि एक बड़ा एग्रेशन था, बहुत इम्पोर्टेंट इशू था जिसमें हमें सदन में भी लड़ना था, क्योंकि 4 तारीख को शनिवार के बावजूद सदन था, इसलिए सदन में भी विपक्ष के नाते हमारे बाकी नेता वहाँ लड़ते और हम लोग सड़क पे लड़ ही रहे थे। ये तो महज संयोग था, ये न कोई शक्ति प्रदर्शन था, न किसी तरीके की होड़ थी, न कोई प्रतिस्पर्धा था। लेकिन क्योंकि ये बात स्वाभाविक है कि जब एक तरीके से पार्टी के 2 इवेंट होते हैं तो उसकी चर्चा होती है, पर इसमें कहीं पार्टी की तरफ से कोई विग्रह नहीं था। उन्होंने अपने जन्मदिन को 8 की बजाय 4 को मनाया। उसमें भी लोग गए हैं, प्रदर्शन में भी हुए, हमारे प्रदेश के प्रभारी गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं इस तरीके से जिस तरीके का प्रचारित किया गया, ये कोई बहुत पूर्व नियोजित नहीं था, संयोग मात्र था। तो उनके कार्यक्रम में सतीश पूनिया क्यों नहीं गए? देखिए, हम लोग तो 6 बजे तक तो रिकॉर्ड है, हम लोग डिटेन थे थाने के भीतर। उस दिन कार्यकर्ताओं को बहुत सारी चोटें आई, कई कार्यकर्ता घायल हुए और ऐसी स्थिति थी नहीं कि वहाँ जाने की स्थिति थी। और प्रभारी जी हमसे बातचीत करके बहुत पहले चले गए थे। पार्टी के और भी जो प्रमुख लोग उस समय मौजूद थे वो भी गए। अच्छा, जो कार्यक्रम में विधायक या और लोग पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, क्या उनके खिलाफ कोई पार्टी एक्शन लेने जा रही है? देखिए, कतई नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। हम लोग एक समय में कई काम करते हैं। संयोग से उस दिन हाउस नहीं था तो कई लोग वहाँ चले गए। कुछ लोग जिनके क्षेत्र के, क्योंकि हमने फोकस किया था यहाँ लगभग आसपास के 19 विधानसभा क्षेत्र, या थोड़ा कहें तो 100-125 किलोमीटर के रेडियस के लोग, तो उस क्षेत्र के विधायक यहाँ थे। क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता थी और पेपर लीक उन क्षेत्रों में भी उतना ही प्रभावी रूप से नौजवानों में एक सवाल था जिसका जवाब जनप्रतिनिधि को देना होता है। तो उनका प्रतिबद्धता थी, उनकी ज़रूरत थी कि वो अपने क्षेत्र की जनता के नौजवानों के लिए लड़ें। तो स्वाभाविक तौर पर कुछ लोग यहाँ थे, कुछ लोग वहाँ थे।
अच्छा, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, राजस्थान में विपक्ष में है, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पा रही है इतने दिनों बाद। गुलाब जी राज्यपाल बन गए। देखिए, इस तरीके के जो निर्णय होते हैं वो राजनीतिक होते हैं और उसमें सोशल इंजीनियरिंग भी होती है, साथ ही साथ आलाकमान के संज्ञान में है। और ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि अभी डिले हो रही है। उससे पहले भी कई बार बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप अभी राजस्थान में पिछले 4.5 साल में विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं है। तो कई बार पार्टियां अपने समय की ज़रूरत और उसकी परिस्थिति के हिसाब से तय करते हैं। उनके केंद्र के संज्ञान में जब समझेंगे उचित, क्योंकि अभी लगभग ये सत्र के 5-7 दिन बचेंगे, तो हो सकता है उसके बाद में पार्टी उस पर बाकी नेताओं से भी चर्चा करके उस पर कोई योग्य निर्णय ले। भाजपा इस बार टिकट बंटवारे को लेकर क्या फार्मूला अपना रही है? क्या यूपी, गुजरात और हिमाचल की तर्ज पे कुछ ऐसा प्लानिंग कर रही है, या फिर यहाँ पे जैसे पहले टिकट बंटते थे वैसे ही बटेंगे? देखिए, टिकट के बंटवारे का फॉर्मूला भी केंद्र को ही तय करना होता है। स्टेट की यूनिट तो एक सहयोगी के तौर पे उनको राय देती है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी आलाकमान इतना मुस्तैद है कि वो किसी भी कीमत पर राजस्थान में कोई जोखिम नहीं लेगा। नंबर एक, ये सही है कि पार्टी ने दूसरे प्रदेशों में काफ़ी हद तक नए नेतृत्व को अपेक्षाकृत विधानसभाओं में युवाओं को मौका देने की कोशिश की है। पार्टी ने अपने फोरम पर भी जो एज ग्रुप है उसको घटाया है। यानी उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ 60 साल का मंडल अध्यक्ष होता था, आज 30 वर्ष के मंडल अध्यक्ष हैं, 40 वर्ष के हैं, 40-45 वर्ष के जिलाध्यक्ष भी हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो एज लिमिट है उसको थोड़ा नीचा किया है, अपेक्षाकृत नए लोग आए हैं। दूसरी तरफ भी देखें तो लगभग जो अनुभवी और उम्रदराज लोग हैं उनको दूसरी भूमिका में भेजा ही है। तो ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में पार्टी से नौजवान जुड़ा है, एक उत्कंठा नौजवानों में कि उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्टी इसमें कोई मिश्रित सा फार्मूला अपना सकती है। सतीश पूनिया पहली बार के विधायक हैं। क्या ऐसा लगता है आपको संगठन चलाने में, कि तमाम दिग्गजों के साथ तालमेल बनाने में? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ एक चरित्र है कि पार्टी का आलाकमान, पार्टी का जो संगठन की रीति नीति और प्रक्रिया है, इसलिए उसको चलाने में इसलिए दिक्कत नहीं है कि हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। और इसलिए जब एक जाजम पर बैठते हैं तब हम लोग पार्टी का ही विचार ज़्यादा करते हैं। अब क्योंकि संगठन का मेरा अपना एक लंबा अनुभव है, विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा, फिर पार्टी, तो कार्यकर्ताओं से जो एक कनेक्ट है उसने मुझे कुछ सहूलियत भी दी है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे 3 पीढ़ी के लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला, और इसलिए वो सारा अनुभव आज मुझे पार्टी के संगठन को चलाने के लिए मुझे मिला है। तो मुझे लगता नहीं कोई तकलीफ है, सब लोगों का सहयोग मिलता है। आप देख सकते हैं कि जितनी हमारी बड़े नेताओं की विजिट हुई, रैलियां हुई, उसमें बहुत अच्छा मिला। पंचायती राज के चुनाव हमने अच्छे तरीके से लड़े। तो कुल मिलाकर उस जाजम पर हम लोग सामूहिक रूप से जब साथ चलते हैं तो उसमें कोई तकलीफ होती नहीं है। आपने कुछ यात्राएं भी निकाली, उन यात्राओं में आपको जन समर्थन नहीं मिला, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि अभी अपोजिशन के नाते मैं तो इस बात का साक्षी हूँ कि जो हमारा जो जनाक्रोश यात्राएं अभी चली, पहली बार किसी अपोजिशन पार्टी ने सत्ता के खिलाफ इतना धरातल तक जाकर, और जिसका मोटा मोटा आंकड़ा है कि इसमें 5 लाख वर्कर मोबिलाइज हुए, 64,64,000 हमने सभाएं की और लगभग 2 करोड़ लोगों तक अप्रोच की। मैं एक सैंपल बता सकता हूं, जिस दिन ट्विटर ट्रेंड हुआ तो देश में नंबर 1 था जनाक्रोश यात्रा का। यानी उसको जो समर्थन मिला है वो डिजिटल तरीके से भी और धरातल पर भी जो मोबिलाइजेशन हुआ वो बहुत बड़ी संख्या का मोबिलाइजेशन है। यानी 5 लाख कार्यकर्ता तो उसमें इन्वॉल्व थे और लगभग 65 लाख जो लोग थे वो इन सभाओं में जुटे हैं। तो कांग्रेस की जो बयानबाजी थी जनाक्रोश यात्रा को लेके, वो मुझे लगता है कि सियासी किस्म की है और एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जिस किस्म की थी, क्योंकि उस जनाक्रोश यात्रा ने सरकार के खिलाफ मुद्दों को ठीक तरीके से धरातल पर स्थापित किया है। आपका विरोधी खेमा ये भी कहता है, या चर्चा में आती है बातें, कि चुनाव से पहले पूनिया जी की रवानगी तय है। देखिए, मैं तो
हम लोग तो पार्टी में किसी विरोध भाव से काम नहीं करते हैं। मेरा आगमन होगा या वापसी होगा ये मैं तय नहीं करता, और मैं तो बहुत साधारण घर से और साधारण किसान परिवार से आया हूँ। बहुत पीछे से देखेंगे तो छोटा सा गांव और छोटा घर, यहाँ तक हूँ तो मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है और अनेक अवसरों पर जिम्मेवारी भी दी है। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि मेरी भूमिका क्या होगी। मेरी भूमिका पार्टी को तय करनी है। वो दरी बिछाने से लेके माइक लगाने से लेके कहीं भी किसी भी रूप में पार्टी जैसा चाहेगी। मेरा अपना क्लेम नहीं है, मेरी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जब पार्टी जैसा चाहे निर्णय लेने के लिए मुझे लगता है स्वतंत्र है। अभी संजीव क्रेडिट सोसाइटी को लेकर सीएम गहलोत काफ़ी आरोप लगा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत पर, उस पर आपकी क्या राय है? मैं मुख्यमंत्री जी को नज़दीक से देख रहा हूं। जब से गजेंद्र सिंह जी ने वैभव गहलोत को हराया है, उसके बाद से उनका ट्रैक, उनका काम, उनका व्यवहार, उनके शब्द और बयानबाजी देखेंगे तो लगभग उसके इर्द गिर्द घूमती है कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि कांग्रेस में ये परिपाटी रही है कि जीते जी कोई पिता अपने पुत्र को स्थापित करता है, उसमें विफल हुए और वैचारिक तौर पर भिन्नता है, इसलिए गजेंद्र सिंह जी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने हरा दिया। लेकिन मैं उनका बयान देख रहा था कि कोई भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे बयानबाजी कर रहा था जैसे एसओजी का मुखिया खुद हो, जांच उन्होंने कर ली हो। तो एक किस्म से उन्होंने गजेंद्र सिंह जी की, केंद्रीय मंत्री की, इस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी, ये एक किस्म की मानहानि है और अंत परिणति उसमें हुई कि उन्होंने डिफेमेशन का केस फाइल करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये एक हताशा और निराशा है, उसमें उनकी खुद की कुर्सी की असुरक्षा है, उनके पुत्र का राजनीति में स्थापित नहीं होने का मोह है, और पार्टी के भीतर का जो अंतर्द्वंद और अंतर्कलह है वो भी उसका एक कारक है। और इसलिए मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ किसी मुख्यमंत्री के मुंह से उनकी माताजी पर कोई टिप्पणी करना, उनके ऊपर इस तरीके की बयानबाजी करना, एक तरीके से एसओजी के मुखिया की तरह बयानबाजी कर रहे थे। मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ एथिक्स तो होते हैं, तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। 2023 में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने एक मासिक स्टॉक चला है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए, हेल्थ स्कीम लागू करने के लिए, उसके काउंटर में बीजेपी क्या फार्मूला अपना रही है? बीजेपी के पास क्या फार्मूला? देखिए, अशोक गहलोत जी ने कोशिश ये की थी कि जितने राजस्थान में जो बैड गवर्नेंस के कारक थे, जो परिस्थितियां बनी या सरकार की जो फेल्योर थी, उसको ढकने के लिए कुछ पॉपुलिस्टिक चीज़ें की। ओपीएस के बारे में बड़ा प्रचार किया उन्होंने, 500 रुपये का सिलेंडर प्रचारित किया उन्होंने, 100 यूनिट बिजली फ्री प्रचारित की। लेकिन राजस्थान की कुल मिलाकर स्थिति को राजस्थान की आवाम ने ठीक तरीके से समझ लिया, इसलिए वो कांग्रेस के ट्रैप में नहीं आने वाली। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में 9 लाख मुकदमे, इस तरीके का दृश्य कानून व्यवस्था का कभी नहीं था। किसानों की कर्जा माफी कांग्रेस की छाती पर आज भी यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है। बेरोजगारी से कैसे इनकार करेंगे जो 28.5% है और जिसमें प्रदेश के 10 लाख नौजवानों ने आत्महत्याएं कर ली, 18,000 किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई। भ्रष्टाचार का तांडव, ये कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री को जनता जवाब देती है कि भ्रष्टाचार होता है, तबादले के लिए पैसे लिए जाते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान के जो हालात हैं वो पूरे तरीके से फेल्योर साबित करते हैं। इसलिए ये पॉपुलिस्टिक चीज़ों से उन्होंने अपने पाप को ढकने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान की पब्लिक ये सब जान चुकी है। राजस्थान में बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है और ये पिछले 15-20 साल से लगातार चल रहा है। सरकारें वादा करती हैं कि हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। पहले वसुंधरा जी की सरकार ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, फिर गहलोत सरकार आई। अब क्या बीजेपी बेरोजगारी को लेकर कोई अपनी घोषणा पत्र में ऐलान करेगी? देखिए, जो 13 से 18 का जो इंडेक्स था बेरोजगारी का, 8%, 7% के लगभग था और आज वो 28% है। केंद्र का भी देखेंगे तो 7.8%, यानी 4 गुना ज़्यादा राजस्थान में बेरोजगारी है। केंद्र की सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में, उन्होंने मुद्रा से, स्किल डेवलपमेंट से, तमाम इन योजनाओं से देश के नौजवानों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया और उसमें सफलता भी मिली है।
सरकारी नौकरियों पर निर्भरता का कोई विकल्प राजस्थान की सरकार ने तैयार नहीं किया और यही कारण है कि आज जितने विद्यार्थी हैं, जितने नौजवान हैं, वो परीक्षाएं देते हैं इस उम्मीद के साथ में, तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि दूसरे प्रदेशों से कंपेयर करें तो उनको गुजरात में है तो उनको काम मिल जाता है, नज़दीक के स्टेट्स में उनको काम मिल जाता है। राजस्थान में क्योंकि जो यहाँ की सरकारों ने जिस तर्ज पर ये 4.5 साल से सरकार ने काम किया है, खेती में संभावनाएं थी उसको पनपने नहीं दिया, मिनरल्स और माइंस में नहीं दिया, टूरिज्म में नहीं दिया, एमएसएमई में नहीं दिया, आईटी में नहीं दिया। अब 4.5 साल बाद वो लीपापोती कर रहे हैं कि आईटी पार्क बनाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग प्रतिबद्ध हैं और एक अच्छी व्यवस्था के जरिए, चाहे सरकारी रोजगार हो, चाहे गैर सरकारी रोजगार हो या निजी क्षेत्र में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने की बात हो, हम इसके लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा बहुत बेसिक एजेंडा होगा, खास तौर पर 3 तबकों के लिए, तो जिसमें किसान, महिला और युवा, इन 3 तबकों के लिए तो हम लोग मजबूती से काम करेंगे। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पे आरोप लगाती हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में पेपर लीक का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। क्या उम्मीद है कि 2023 चुनाव के पहले राजस्थान की राजनीति में ईडी और सीबीआई की एंट्री होगी? देखिए, कहा जरूर जाता है कि केंद्र की सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, लेकिन यदि आप आचरण देखेंगे, पूरे देश भर के ही मामलों को यदि ठीक से देखेंगे, तो कहीं न कहीं उनका कंसर्न उस आर्थिक अनियमितताओं से निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए मैंने जो कहा कि कांग्रेस जब आरोप लगाती है तो उसमें सियासत ज़्यादा होती है और तथ्य कम होते हैं। अनावश्यक रूप से ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दुरुपयोग कतई नहीं करती है। आरोप हैं, लेकिन जब यहाँ पर उसका आगमन हुआ है किसी न किसी एपिसोड में, तो वो अनियमितताएं साफ तौर पर जनता को भी दिखती थी, एजेंसीज को भी मालूम था। इसलिए यदि वो किसी बड़े व्यक्ति का भाई है और उस पर कहीं इस तरीके की कार्रवाई होती है, तो क्या वो इस पाप से मुक्ति थोड़ी पा सकता है कि वो बड़े व्यक्ति का कोई रिश्तेदार है, संबंधी है या उसका उस पार्टी का कोई ओहदेदार है। तो ये उनके बेबुनियाद से आरोप हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरीके से दुरुपयोग, हाँ ये ज़रूर है, वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इन संस्थाओं का बरसों तक शोषण भी किया और दुरुपयोग भी किया। नहीं तो क्या सीबीआई और ईडी की जो पेपर लीक वाले मामले में एंट्री होगी, इस पे थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, सीबीआई की एक सीमा होती है और आमतौर पर इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। एसओजी इक्वली कॉम्पिटेंट एजेंसी है, सरकार ने बनाया भी इसीलिए था, उसकी जांच सही दिशा में थी, लेकिन जो ही लगा कि वो उन लोगों तक उसके हाथ पहुंच सकते हैं, तो एकदम से उसको बदल दिया गया। सीबीआई की एक लंबी प्रक्रिया होती है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी राज्य सरकार को ही सहमति देनी होती है और राज्य सरकार उस पर कतई तैयार नहीं है। तो राज्य सरकार के सहयोग के बिना सीबीआई का मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरवेंशन होगा। नहीं, ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है पेपर लीक के मामले में। देखिए, ईडी की भी मैंने कहा कि निश्चित रूप से ईडी तो एक स्वतंत्र एजेंसी है और ईडी को पूरा उस तरीके का अधिकार है। कुछ केसेस में ईडी ने अपनी सर्च भी शुरू की है, तो वो एजेंसी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है कि इस तरीके से, क्योंकि ये बात तय है कि पेपर लीक में बड़े पैमाने पर छोटे से लेके बड़े लोगों तक ट्रांजैक्शन हुआ है। बहुत गरीब लोग मारे गए, नौकरी की आस में नौजवानों के घर बर्बाद हो गए। स्वाभाविक है, तो ईडी को उस मामले में तथ्यों तक जाना ही चाहिए और जाएगी। इसमें बड़े लोगों, कौन लोग हैं, कुछ आपके पास नाम सामने आए हैं क्या? देखिए, मैंने जारोली का बयान सुना था, जिसमें उसने कहा कि जिस समय पेपर लीक का पहला एपिसोड हुआ तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसमें राजनीतिक संरक्षण था पेपर लीक में, नंबर 1। दूसरा, पेपर लीक की जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें एक संगठन का नाम आता है राजीव गांधी स्टडी सर्किल। ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो सीधे तौर पर जिनको सोनिया गांधी पैट्रोनेज करती हैं, जिसके अशोक गहलोत गार्जियन हैं, मुझे लगता है कि जो लोग इन्वॉल्व थे, प्राइवेट लोग, इस तरीके से कभी भी इस तरीके के पेपर्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो एक शंका उत्पन्न होती है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को बैकडोर से भर्ती करने के लिए इस तरीके के एनजीओज का
इन तरीके की एजेंसीज को उपयोग किया है। अब बात सचिन पायलट पे होती, सचिन पायलट के साथ आपकी दोस्ती या यारी कैसी चल रही है? नहीं, सचिन पायलट वहाँ दूसरी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उस नाते जो सार्वजनिक कार्यक्रम थे उसमें मिलना जुलना होता था। उप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, विधायक हैं, तो हमारी दुआ सलाम अच्छी है। और मुझे 2019 में हम लोगों ने सबसे पहले एक लंदन में मंच शेयर किया था, उसके बाद यहाँ सामाजिक मंचों पे मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, पहले भी मिलते थे। तो जो एक पार्टी के नेता का दूसरे पार्टी के नेता के प्रति जो सम्मान है वो है। लंदन में आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी? अच्छी अच्छी बात हुई थी, राजस्थान के हित की बात हुई थी, देश के, क्योंकि हम लोग वहाँ देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेहरू सेंटर में सभी तरीके के लोग थे, हमें वहाँ राजस्थान को ठीक तरीके से प्रस्तुत करना था, लोगों से इंटरेक्शन करना था। लेकिन हमारी वहाँ की मुलाकात, जिसके बारे में बहुत कयास लगाए गए, बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल हुई, लेकिन इसको या तो सचिन जी जानते हैं, मैं जानता हूँ, जो नेहरू सेंटर में मौजूद लोग हैं वो जानते हैं, लंदन के लोग जानते हैं कि हमारी वहाँ कोई सियासी बात नहीं हुई। अब उसके अर्थ लगाए जाएंगे, क्योंकि जब जनता के समक्ष कोई तस्वीर आती है तो लोग उसका अंदाज लगाते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पर 15 मिनट से ज़्यादा हमारी बात नहीं हुई, और हुई तो वहाँ मौजूद लोगों के समक्ष हुई। पायलट के प्रति खासतौर पे पूनिया जी सहित बीजेपी सॉफ्ट रहती है, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस में उन्होंने जो 18 का चुनाव था, मैं तो उनको देखता था, और क्योंकि एक तो विरासत की राजनीति और विरासत के बाद जो परिश्रम था, उन्होंने 18 में कांग्रेस के संगठन को बहुत नीचे तक काम किया, और उनकी मेहनत को मैं देखता था। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर जब कोई ज़मीन पर, धरातल पर परिश्रम करता है, तो उसको, चाहे मैं विपक्षी हूँ, जो उन्होंने अच्छा किया उसको मैं एक्नॉलेज भी करूँगा, उसको अप्रिशिएट भी करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ तो दुश्मन के घाव भी सराहे जाते हैं, राजस्थान की परिपाटी रही है, तो इसलिए उसमें अनएथिकल या अनैतिक कुछ भी नहीं था। वो उसको सहानुभूति कह सकते हैं, रेस्पेक्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं उनको काम करते हुए देखता था, और उस काम के प्रति मुझे अच्छा लगता था कि कोई विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से परिश्रम कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो हमारी, उसको सिंपैथी कहिए या उसको रेस्पेक्ट कहिए, वो है। क्या आपको भी लगता है कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया है? हाँ, बिल्कुल किया है, इसमें कहाँ दो राय है कि, और कांग्रेस की आज जो पूरे देश भर में दशा का कारण भी यही है कि कांग्रेस ने समय के हिसाब से बदला नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बदला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर आज पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक पार्टी का विस्तार है, और कितनी ही भारत जोड़ो निकाल लो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो आधार है वो लगातार सिमटता चला गया, क्योंकि उन्होंने युगानुकूल तरीके से लीडरशिप पर ट्रस्ट नहीं किया, नई लीडरशिप को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया। पायलट को सीएम गहलोत ने निकम्मा, नकारा और पता नहीं क्या क्या कहा, तो आप उसको कैसे देखते हैं राजस्थान की राजनीति में? देखिए, पहला मेरी आपत्ति कांग्रेस पार्टी से, तमाम नेताओं से, कि 4.5 वर्षों में जो अंतर्कलह थी वो उन्होंने कहा घर का झगड़ा है, पर उसका असर राजस्थान की गवर्नेंस पर पड़ा, राजस्थान की जनता पर पड़ा। आज जो शासन की खामियां हैं या जो घोषणाएं हैं क्रियान्वित नहीं हो रही, उसका बड़ा कारण उनका अंतर्कलह है। दूसरा, इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने तमाम मर्यादाएं खो दी, शब्दों से भी और आचरण से भी, और इसलिए कहाँ नौबत आई कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़े। जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो तो और भी खतरनाक था, क्योंकि पूरी जनता सुन रही थी कि अपने लीडर के, अपनी ही पार्टी के नेता के प्रति इस तरीके का भाव और इस तरीके के शब्द कोई मुख्यमंत्री यदि व्यक्त करता है, तो उसको जनता ने सुना और उसको ठीक नहीं माना। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट बीजेपी में आने वाले थे? देखिए, तो काल्पनिक प्रश्न है, और मैं उस रूप में तो इसको परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी में जनता दल से, लेफ्ट से, इवन कांग्रेस से भी बहुत नेता अनेक समय पर आए हैं, पर उनका मुझे लगता है कुल मिलाकर जो मुद्दों का झगड़ा था, उसूलों का झगड़ा था, या कोई महत्वाकांक्षा भी थी, तो उनकी पार्टी के भीतर थी। हमारे ऊपर आरोप लगाए गए कि बीजेपी ने ये किया, हमने क्यों किया? उनके आपस के ही इतना विग्रह था, कुर्सी की लड़ाई इतनी प्रबल थी, तो बीजेपी को तो एक अशोक जी ने हथियार बना लिया
अपने घर के झगड़े को ढकने के लिए। तो उनका मुझे लगता नहीं कि उस समय भी कोई इस तरीके का कोई मूवमेंट हुआ, या आगे भी तुरंत मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख तक तो मुझे नहीं लगता। नहीं, बार बार होती है कि बीजेपी से बात हुई, आपको कोई भनक थी कि हल्की सी भी विधायकों को तोड़ना गिराना? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी इस तरीके के घटनाक्रम की बजाय पार्टी के संगठन को ठीक तरीके से चलाने के लिए तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, और इसका मैं कोई एविडेंस भी नहीं हूँ। क्या भविष्य में पायलट बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, या आप लोग पायलट को लाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमें पार्टी को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने आप में इतना बड़ा समुद्र है जिसमें नेताओं का, विचारधाराओं का, संगठनों का मेल होता है, वो समाहित होते हैं। हमें पहल करके इस पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी में बहुत अवसर पर, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग आए, हमने उनका वेलकम किया, पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया। ज्योतिरादित्य अपने आप में उदाहरण है। अब एक दो छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। बीजेपी में अगर तीन व्यक्ति, राजस्थान बीजेपी में तीन चेहरे चयन करने की बात हो तो किसको चयन करेंगे? ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत या वसुंधरा राजे? जैसे मैंने कहा, मेरे इस सवाल के आगे आपने भी कुछ नाम पहले भी लिए थे। तीनों अच्छे नाम हैं, सक्षम नाम हैं, पर इन नामों पर मुहर लगाने वाला मैं कोई नहीं होता, क्योंकि पार्टी का संसदीय दल अपने आप में नाम तो दर्जनों लिए आपने, उससे पहले भी और भी नाम लिए, और नाम हो भी सकते हैं, पर आप 1 2 3 कह रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई रैंकिंग नहीं कर सकता। कांग्रेस में कौन सा नेता है जिसको आप पसंद करते हैं? कांग्रेस में भी अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस की पुरानी जो पीढ़ी थी उसमें तो, क्योंकि मैं राजस्थान में काम कर रहा हूँ, मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला। जो जिनको पसंद करते थे वो अभी हैं नहीं दुनिया में, जिनके बारे में सुनता था, जिनको काम करते हुए देखा था। अभी इस पीढ़ी में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका।